सबसे पहले मैंने नोटपैड ओपन किया और उसमें टाइप किया डॉक टाइप HTML। एक ये लाइन लिखी। इस HTML लाइन का मकसद क्या था कि आप लोग को ये जो इस फर्स्ट लाइन का मकसद ये होता है कि आप लोग HTML5 में वर्क कर रहे हैं। इसका और कोई प्रॉपरली मकसद नहीं है, जस्ट ओनली आइडेंटिफिकेशन है कि वी आर वर्किंग इन HTML5। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि टैग क्या होता है। टैग बेसिकली हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स, ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक टैग है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैंने कहा था, और फिर टैग दो किस्म के होते हैं, एक सिंगल टैग होते हैं और एक पेयर टैग होते हैं। पेयर टैग ऐसे जो स्टार्ट हो और उनको क्लोज करना भी जरूरी है। तो HTML का टैग क्या हमारा पेयर टैग है, इसको स्टार्ट भी करते हैं हम लोग, क्लोज भी करते हैं। और क्लोज जब जैसे स्टार्ट करें फौरी वैसे ही क्लोज कर लें, क्योंकि अगर मैं बाद में करता हूं तो मे भी मैं भूल जाऊं उसको क्लोज करना, जिसकी वजह से उसकी लेआउट्स वगैरह खराब हो सकते हैं। तो मेन लेआउट पहले क्या है, हमारे पास वेब का HTML ये टैग है। उसके अंदर दूसरा टैग हमारे पास आ जाता है हेड का टैग। हेड के टैग के अंदर हमारे पास CSS या एक्सटर्नल यानी कि वर्किंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल यानी कि कोई फाइल्स मैंने अटैच करनी है, कोई CSS करनी है मैंने, या कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल्स अटैच करनी है अपने करंट HTML डॉक्यूमेंट के साथ, तो मैं हेड के टैग को यूज करूंगा। और जो लेआउट मेरे पास शो होता है स्क्रीन के ऊपर वेब का, वो बेसिकली मेरे पास क्या है, बॉडी का टैग है। तो बॉडी के टैग के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ टैग्स जो मेन करवाए थे उनके अंदर पहले इसको उनके अंदर पहला टैग हम लोगों ने किया था हेडिंग्स के लिए। तो मैंने कहा था कि H1 का टैग, ठीक है, ये एक मैंने टैग लगाया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, Ctrl+S प्रेस किया है, तो मेरे सामने उसने कहा किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट में। फाइल का नाम मैं रख देता हूँ vn डॉट HTML। फिर मैंने कहा था कि हम जब फाइल का नेम अपनी मर्जी से जो मर्जी रख सकते हैं। ये रवीन जो मैंने रखा है ये फाइल का नेम है, ये अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से आप जो रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो डॉट HTML है ये बेसिकली हमारे पास फाइल की एक्सटेंशन होती है। ये आप लोग हम क्योंकि वेब पेज बनाने जा रहे हैं तो वेब पेज की एक्सटेंशन डॉट HTML या डॉट HTML, ये दो एक्सटेंशंस हो सकती हैं, ठीक है। आप जोन सी यूज करना चाहें कर सकते हैं, बट गुड अप्रोच यही है कि आप प्रॉपरली डॉट HTML यूज करें। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहां से UTF-8 सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव करेंगे तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अब अगर मैं लोकेशन पे जाता हूं डॉक्यूमेंट्स में, तो ये देखें जी, रवीन की मेरी HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, क्रोम है, क्योंकि मैंने क्रोम को बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास हेडिंग अपेयर हो गई है बॉडी एरिया के अंदर। इन केस ऑफ अगर आप इसको किसी और टूल के जरिए यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बट ये बेसिक HTML की फाइल ऐसे ही बनाई जाती है। और सिमिलर ही आप लोगों की डॉट CSS की फाइल बनेगी, बट वो CSS की एक्सटर्नल फाइल बनाने का जो तरीका है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि उसके बनाने का तरीका ये है कि आप नोटपैड की फाइल लें। तो आप सर्च करके नोटपैड, यानी कि मैं जीरो से बता रहा हूँ, नोटपैड की फाइल लें। इस फाइल को आप CSS करने से पहले ही सेव कर लें। तो सेव करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मैं डॉक्यूमेंट में जाके इस फाइल को जो नेम देना चाहता हूं मैं कह देता हूं रिवीएन डॉट, फाइल का नाम मैं रिवीएन ही रख रहा हूं, डॉट CSS। क्योंकि हम लोग HTML की फाइल बनाएंगे, एक्सटर्नल फाइल HTML की फाइल बनाते हैं तो डॉट HTML, और अगर मैंने CSS की फाइल बनानी तो एक्सटेंशन डॉट CSS, और बाकी इनकोडिंग टैब UTF ही रखना है। और मैं इसको सेव करूंगा तो ये मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है CSS की, ठीक है। तो ये मेरे पास CSS के ऊपर अगर मैं फाइल के ऊपर होवर करता हूं तो वो मुझे बता रहा है ये क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS स्टैंड फॉर द कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये हमारे पास वही चीज बन चुकी है, CSS की फाइल एक्सटर्नली बन चुकी है। अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर लेता हूं जी।
और विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करने का तरीका मैंने गाइड किया था। आप लोग बेशक नोटपैड में करें या विजुअल स्टूडियो कोड में कर लें। मैं क्योंकि रिवीजन कर रहा हूं तो टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए मैं यूज करूंगा। बट आप लोग इनिशियली जो HTML की प्रैक्टिस करेंगे वो वीडियोस को देखते हुए, यानी कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को जो प्रोवाइड किए हैं प्रीवियस क्लासेस की, ठीक है, उसके अंदर मैंने सब कुछ आपको गाइड किया। आप उन वीडियो से हेल्प लेके नोटपैड में इनिशियली वर्क करेंगे, बाद में आप विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आ जाइएगा। ठीक है, तो मैं इस टाइम स्पीड की वजह से मैं विजुअल स्टूडियो कोड, तो सबसे पहले मैं ओपन फोल्डर करूंगा। ओपन फोल्डर वो फोल्डर जिसके अंदर मैंने वर्क करना है। तो मैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर को सिलेक्ट किया, फाइल को सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरी रिवीजन की फाइल वगैरह यहीं पे मौजूद है। तो ये देखें जी, मेरे पास ये रिवीजन की HTML की फाइल मौजूद है। मैंने इसके अंदर सिर्फ एक ही हेडिंग यूज की है, तो वो मेरे पास हेडिंग मौजूद है। फिर उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हम लोगों ने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एक्सटेंशंस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ओपन इन ब्राउजर की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, जिसका मुझे फायदा क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास HTML की फाइल है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, ठीक है, जिसकी शॉर्ट कमांड क्या है, Alt+B। ठीक है, अगर मैं ये कमांड प्रेस करूंगा तो ये फाइल मेरी ऑटोमेटिकली उसको गूगल क्रोम में ओपन कर देगा। तो अब देखिए, मैंने आप लोगों को HTML टैग्स जब पढ़ाए थे, हेडिंग टैग, तो मैंने बताया था कि हमारे पास हेडिंग टैग्स जो हैं वो 6 हैं, H2 H3, ठीक है, जिनका डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को मैं भी दिखा देता हूँ। ठीक है, H2 H3 छह हमारे पास हेडिंग साइजेस हैं डिफरेंट। ठीक है, अगर आप उनके कंटेंट, और मैंने फिर एक चीज कहा था कि आपके पास ये मुकम्मल एक टैग है। ठीक है, अब इस टैग के अंदर ये जो हेडिंग है ये बेसिकली इसके कंटेंट है। इसी तरीके से फिर मैंने एक वर्ड और यूज किया था कि ये अब कंप्लीट एक टैग है और ये इसके क्या हो गए, कंटेंट्स हो गए, और ये कंप्लीट क्या है, एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट आगे फर्दर किसी, क्योंकि टैग्स कैन बी यूज्ड इन नेस्टेडली, हम उन्हें नेस्टेडली यूज कर सकते हैं। टैग विद इन टैग, अब ये देखें, हमने पहले एक टैग लगाया था HTML को, जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है। उसके अंदर फिर दो टैग हैं, हेड का टैग है और बॉडी का टैग है। अब बॉडी के टैग के अंदर हम फर्दर टैग लगाए हुए हमने। ठीक है, तो इट्स मींस के टैग के अंदर मैंने जो टैग यूज किए हैं, इसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि टैग्स कैन बी यूज्ड नेस्टेडली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टैग्स के अंदर टैग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास नेस्टेड है। ठीक है, तो टैग्स को हम नेस्टेडली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उसके बिहेवियर को हम जज कर सकें। अच्छा, H3 हो गया, फिर उसके बाद H4, मैं भी इनको दिखाता हूं आपको। हमारे पास बाय डिफॉल्टली, और मैंने एक चीज कहा था कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अगर लोअर की कैपिटल लिख देते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं H5 जो है मैंने कैपिटल में टाइप कर दिया है, मगर वो इसको भी आउटपुट में वो लोअर केस, तो आप कोशिश करें कि आप लोग लोअर केस में ही यूज करें। ये मैं इसलिए दिखाऊंगा, आउटपुट इसकी अपनी वर्किंग जैसी ही आएगी। और ठीक है जी, अब मैं इसको सेव कर रहा हूं। तो ये देखें, H1 के हेडिंग साइज सबसे बड़ा है, 2 की हेडिंग साइज उससे छोटा है, H3 उससे छोटा है, और H4 H5 और सबसे छोटा क्या है, 6 है। हमने, क्योंकि अब देखिए मैंने कोड, विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने क्या किया था, मैंने H5 जो है वो H कैपिटल टाइप किया था, मगर वेब ब्राउजर ने इसको क्या किया है, वेब ब्राउजर ने इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप लोगों को स्क्रीन पे देखें तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा H5 लोअर केस में। तो गुड अप्रोच ही यही है कि अगर मैं इसको वर्किंग करते हुए ही लोअर केस में टाइप कर देता तो वो ज्यादा बेस्ट है। तो इट्स मींस कि लोअर केस के अंदर HTML कोड लिखना इज अ गुड अप्रोच। फिर इसी के बाद हम लोगों ने हेडिंग्स के बाद एक टैग यूज किया था पैरा का। तो उसके लिए, पैराग्राफ के लिए, सिंपल टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट है और ये हमारे पास बोल्डेड है। बोल्डेड में ये होता है कि टेक्स्ट का थोड़ा सा फॉन्ट वेट बढ़ जाता है। ठीक है, उसका कलर डार्क हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास सिंपल है, सिंपल टेक्स्ट है। ठीक है, तो फॉन्ट वेट सिंपल अगर है तो ये हमारे पास सिंपल टेक्स्ट आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स वगैरह भी देखे थे। उन फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर मेरे पास टैग था बोल्ड। ठीक
है। बोल्ड टैग ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये जो फॉर एग्जांपल मैं इस दिस इज पैरा के अंदर से अगर मैं पैरा को बोल्ड करना चाहता हूं तो मैं बी का टैग है ये यूज कर लूंगा। इससे क्या होगा, ये जो मेरा पैराग्राफ का वर्ड है वो बोल्ड हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास सिंपल टेक्स्ट आ रहा है और ये पैरा का वर्ड क्या हो गया, बोल्ड हो गया। इसी तरीके से हमारे पास आई का टैग है, टू मेक इट अटैलिक। अब ये देख रहे हैं इस हेडिंग का टेक्स्ट किस तरीके से मूव हो गया, ठीक है। एंगल टू मेक टेक्स्ट को उसने अटैलिक शेप में चेंज कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर किसी हेडिंग को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टैग है यू का टैग है जी। तो ये देखें जी, हेडिंग हमारी अंडरलाइन हो चुकी है। इसी तरीके से हमारे पास डिलीट का टैग है। डिलीट बेसिकली क्या होता है, हम लोग अगर पेपर पे लिख रहे होते हैं हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको मिटा देते हैं, तो उसके लिए टैग है डेल। तो अगर मैं ये डेल टैग यूज कर लेता हूं तो ये देखें हेडिंग को उसने लाइन को कट कर दिया। जी उसके बाद हमारे पास जिस तरह डेल का टैग है इसी तरीके का, क्योंकि बेसिकली ये सेंटर में से टेक्स्ट को कट कर देता है, तो इसी तरीके का हमारे पास टैग है स्ट्राइक। स्ट्राइक का वर्क भी डेल जैसा ही है। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस हेडिंग को भी उसने कट कर दिया और इसको भी सेम ही कटिंग कर दी है, ठीक है। जैसे आप लोगों से कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप पेन से काट देते हैं, तो वैसे ही स्ट्राइक का टेक्स्ट हमारे पास वर्किंग करता है। फिर उसके बाद आपके पास मैंने एक टैग करवाया था इंसर्ट INS। तो इंसर्ट हाँ जी, इंसर्ट ने क्या किया दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये वाला। ये देखिए अंडरलाइन किया था, ठीक है। इंसर्ट ने भी अंडरलाइन ही किया है, ठीक है। डेल के टैग ने क्या किया, कट किया है। और स्ट्राइक के टैग ने भी सेम वर्क किया है।
फिर उसके बाद ये जैसे मैंने बोल्ड के टैग से जरिए टेक्स्ट को मोटा किया है, अब मैं ये सेम वर्क ही एक और टैग से करता हूं, बट नॉट बोल्ड, मैं यूज कर लेता हूं स्ट्रॉन्ग। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? आप लोग बताएं बेटा। डिफरेंस कोई नहीं है बेटा, बट कुछ टैग्स हैं जो पहले से वर्क कर रहे हैं और कुछ न्यू इंसर्टेड हुए हैं। हमें टैग का नाम याद नहीं होना चाहिए, हमें फंक्शनैलिटी वाइज टैग पता होना चाहिए कि मैं किस टैग से कौन सा वर्क कर सकता हूं। ये rivian.css की फाइल जो है ये मैंने बनाई है यहां से। अगर मैं यहां पे आके CSS 3 तरीके से हो सकती है, ठीक है। उसके ऊपर भी हमने प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कशन की थी, तो वो मैं अगेन गाइड कर देता हूं कि CSS के अंदर हम लोग जी CSS के बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इसको यूज किया था। इसके अंदर ये था कि CSS की प्रॉपर्टी लिखने का तरीका क्या है। तो CSS की प्रॉपर्टी लिखने का तरीका है CSS प्रॉपर्टी का नाम कॉलन आगे उसकी वैल्यू। तो ये हमने इसका सिंटैक्स किया था। फिर उसके बाद 3 तरह से CSS होती है। तो पहली तरीके कौन सी CSS थी? इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS के अबाउट मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर एग्जांपल इनलाइन CSS अगर मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग पे करता हूं तो मैं क्या कर देता हूं, उसके लिए स्टाइल का एट्रीब्यूट की मैंने सिंटैक्स आप लोगों को बताया था कि एट्रीब्यूट नेम इक्वल डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। तो अब क्योंकि मैं CSS कर रहा हूं तो इसके अंदर ये होता है कि स्टाइल इक्वल डबल कोट्स के अंदर मैं CSS प्रॉपर्टी लिखूंगा। और प्रॉपर्टी लिखने का तरीका क्या है वो मैंने आप लोगों का प्रॉपर्टी नेम। तो फॉर एग्जांपल मैं कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं तो कलर कॉलन उसकी वैल्यू। अब वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो सा कलर यूज करना चाहता हूं तो वो मैं कलर अप्लाई कर दूंगा, उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो ये मैंने CSS की एक। अगर मैं एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो वो है फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज कॉलन उसकी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू दो तरीके से दी जा सकती है। कुछ हमने मेजरमेंट यूनिट्स पढ़े तो उनके जरिए, और कुछ हम लोग फर्दर खुद से दे सकते हैं। अब मेजरमेंट्स यूनिट क्या थे कि हम लोग पिक्सल्स में दे सकते हैं, इंचेस में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, और किस तरह से दे सकते हैं, पॉइंट्स में, सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो आप लोग जिस यूनिट को यूज करना चाहो तो गुड अप्रोच यही है कि आप लोग पिक्सल्स वगैरह में फॉन्ट साइजेस वगैरह को डील करें या पॉइंट्स में डिस्कस कर यूज करें। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल जो यूज करूंगा वो मैं पिक्सल्स में यूज करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूं 50 पिक्सल। अगर मैं इसको सेव करता हूं और एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहिए, एक से ज्यादा CSS की वैल्यूज प्रॉपर्टीज देना चाहिए, एक प्रॉपर्टी यहां पे कंप्लीट। ये सेमीकोलन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इसलिए ताकि वो हमारे पास अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिखी जा सके। तो अगर मैं इसको इनलाइन CSS करते हुए स्टाइल का एट्रीब्यूट, ये देखिए मैंने मेंशन किया था आपको ये फाइल के अंदर भी कि इनलाइन CSS के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट। तो ये देखें मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट ही लगाया। ये स्टाइल, ये एट्रीब्यूट हो गया। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? टैग के अंदर जो हम लोग कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो स्टाइल इक्वल डबल कोट्स जो पहले लगे हुए वो हमारे पास एट्रीब्यूट के हैं। फिर उसके अंदर CSS प्रॉपर्टी, क्योंकि स्टाइल का जो है वो CSS प्रॉपर्टीज के लिए। तो CSS प्रॉपर्टी लिखने का तरीका क्या है, कल जो भी प्रॉपर्टी है कॉलन
उसकी वैल्यू। तो ये मैंने उसकी वैल्यू साइन की है। अब अगर मैं इसे सेव करके, ये देखें जी, मैंने इसको क्या किया था, कलर दिया था और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज किया था। पहले कलर मेरे पास क्या सा था, साइज ये था, और अब मेरे पास साइज क्या हो गया ये। तो प्रीवियस और इसमें डिफरेंस देख लें। अभी इसके अंदर प्रीवियस इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने इसे रिफ्रेश नहीं किया है। अगर अदरवाइज यहाँ पे फाइल एक ही है तो इस पे भी चेंज हो चुका है, बट वहां पे आ नहीं रहा। अभी मैं आपको इस फाइल में जाके रिफ्रेश करता हूँ, देखना यहाँ पे वो भी आ जाएगा। ओके, अब प्रीवियस वाला वर्क खत्म हो चुका है। तो क्योंकि रिफ्रेश कर दिया तो फाइल एक ही थी, रिफ्रेश वेब पेज को नहीं किया था, तो जिस वजह से वो मेरे पास प्रीवियस रिकॉर्ड शो हो रहा था। अब वो प्रीवियस खत्म हो गया। यहां तक किसी का क्वेश्चन, इनलाइन सीएसएस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सीएसएस करने का हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है इंटरनल सीएसएस। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल का टैग यूज करते हैं, और ये टैग कहां लगाया जाता है, हेड टैग के अंदर। इसको हम इनलाइन भी यूज कर सकते हैं, इंटरनल भी यूज कर, ये दूसरा वे मैं करवा रहा हूं मसरूला। मल्टीपल वेज है, सेपरेटली फाइल बना के भी यूज कर सकते हैं। वो मैंने जिस तरह अभी गाइड करूंगा मैं आप लोगों को, सीएसएस की एक्सटर्नल फाइल भी बनवा के। अच्छा, तो हमारे पास जब इंटरनल सीएसएस हम करते हैं, इंटरनल सीएसएस का वे क्या है, उसका ये तरीका है कि उसके अंदर हम स्टाइल का टैग यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर ये देखें, मैं स्टाइल का टैग हेड के अंदर लगा भी देता हूं, तो ये टैग तो लग गया। इसे क्या पता मैंने किसके ऊपर जाके वर्किंग करनी है। ठीक है, तो इसको तो पता लगना चाहिए ना कि मैंने किस टैग को जाके कलरफुल करना है, किस टैग के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्टर्स होते हैं। सिलेक्टर मींस कि किस चीज को मैंने सिलेक्ट करके उसके ऊपर वो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो सिलेक्टर हमारे पास तीन तरह के हैं, आईडी, क्लास और एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या चीज है, एलिमेंट है ये आपके पास, ये फॉर एग्जांपल पैराग्राफ का टैग है, तो इसके अंदर ये जो पी है ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, तो इस एलिमेंट के थ्रू सीएसएस करना, बेसिकली ये जो है ये आपका एलिमेंट है। तो अगर मैं एलिमेंट के थ्रू आपको गाइड करूं, तो बाय एलिमेंट सीएसएस करने का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल पी मेरा पैराग्राफ है, तो पी। अब यहां पे मैं जितनी भी सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखूंगा, फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज, आगे मैंने पिक्सल्स में दिया था और मैं इस तरीके से भी दे सकता हूं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, कलर, और फॉन्ट साइज हो गया, कलर हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर, ग्रे। अब मैंने क्या किया है, मैंने पैराग्राफ के ऊपर स्पीड एलिमेंट को सीएसएस दिया। अब पी एलिमेंट यानी कि बाय एलिमेंट सीएसएस करो। अब मैंने पी को यानी कि पैराग्राफ को जितनी सी, अब यहाँ पे जितने भी मेरे पास पैराग्राफ के टैग लगे होंगे उनके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगी सीएसएस। तो ये देखिए, मैंने सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी कॉलन, आगे उसकी वैल्यू, सेमीकॉलन अगली प्रॉपर्टी, कॉलन वैल्यू, सेमीकॉलन थर्ड प्रॉपर्टी। और ये करने ब्रैकेट्स जो मैंने इस्तेमाल की ये करने के लिए इस्तेमाल किया, और ये मैंने एलिमेंट के जरिए सिलेक्शन की, ये सिलेक्टर अप्लाई किया। अब मेरे पास जितने भी पैराग्राफ है उनके ऊपर वो सीएसएस इंप्लीमेंट हो चुकी है। देख रहे हैं मेरे पास दो पैराग्राफ यानी कि पी टैग मैंने इस्तेमाल किए हुए थे और उन दोनों पे ये सीएसएस इंप्लीमेंट हो चुकी है। मैंने बैकग्राउंड कलर किया था, ठीक है, लाइट कलर मैंने इस्तेमाल किया, लाइट कलर, और फोन का साइज इंक्रीज किया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये देखिए अप्लाई हो चुका है। ओके, तो ये वे है हमारे पास। अगर इसी तरीके से अगर मैं अपने पास पैराग्राफ के अलावा कोई और एलिमेंट यूज करता यानी कि एच, फॉर एग्जांपल H6 इस्तेमाल कर लेता, H6, ठीक है, तो उसके ऊपर भी वो सिमिलर ही वर्क प्रोवाइड करेगा मुझे।
तो ये देखें उसका साइज भी उसने इंक्रीज कर दिया, उसके ऊपर कलर वगैरह वो सारी चीजें। अब क्योंकि मैंने वो एलिमेंट चेंज कर दिया तो इसलिए हेड पैराग्राफ से वो हट गया सारी स्टाइलिंग, और वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक के ऊपर अप्लाई। ओके। अब CSS की मैंने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ठीक है, मैंने लिखा है बॉर्डर, वो बॉर्डर की विड्थ, आगे उसका स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, और कलर। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज आप इकट्ठे देना चाहे बॉर्डर तो इस तरीके से भी दे सकते हैं, और अगर सेपरेटली देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। वो तरीका है बॉर्डर बॉर्डर डैश कलर ब्लू बॉर्डर डैश स्टाइल डॉटेड और बॉर्डर डैश विड्थ 20 पिक्सल। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको, मैंने डॉट कर दिया और डॉट्स को मैंने क्या कर दिया 20 पिक्सल का किया, तो देखिए डॉट्स लग गए। अभी मैं जाके सिर्फ स्टाइल को चेंज करता हूँ, डॉटेड की जगह टेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, अगर कोई इस तरह से छोटे मोटे डिजाइन भी बनाए जा सकते हैं आप लोग जैसे चाहें। इनसेट, इनसेट में आप देख रहे हैं थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है इस एज की वजह से कि अंदर को पुश्ड है। इसी तरीके से आउटसेट है हमारे पास, मल्टीपल इसकी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब ये आउटसेट है। इसी तरीके से डबल है हमारे पास, ओके। तो ये हमारे पास मल्टीपल वेज हैं कि हम लोग मल्टीपल स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। बना रहा हूं ये क्लास बनाने का तरीका क्या, मैंने डॉट, ये डॉट लगाते हैं तो उसके आगे जो हम लिखते हैं वो क्लास का नाम है, यानी कि एक ग्रुप बन जाता है। अब ये ग्रुप में जाके जिसको असाइन करूंगा तो उसके लिए असाइन करने का तरीका क्या है, क्लास HL। ऑलरेडी मैंने इसको क्लास कौन सी दी हुई है, बैकग्राउंड कलर की, ग्रीन की। अब इसको एक और क्लास यानी कि मल्टीपल क्लासेस देना चाहता हूं तो HL स्पेस दूसरी क्लास का नाम वो क्या है, बिग साइज। देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली उसका नाम आ गया बिग साइज। सेव करूंगा और दोबारा अगर इसका मैं प्रीव्यू देखता हूं तो ये देखें जी, बिग साइज, दिस कितना कैपिटल हो गया, क्योंकि मैंने उसे जो क्लास दी है उसने उसी के लिहाज से वर्क कर दिया। तो मल्टीपल क्लासेस भी हम लोग असाइन कर सकते हैं। तो तीन तरीके से CSS होते हैं, बाय आईडी, बाय एलिमेंट। अच्छा, एक्सटर्नल CSS कैसे करते हैं, सेपरेटली CSS की फाइल बनाना है तो उसके लिए बनाने का तरीका मैं विजुअल स्टूडियो कोड में बता रहा हूं। वो भी ये है मेरे पास कि मैं यहां पे क्लिक करूंगा, फाइल का नाम रखूंगा web डॉट CSS, तो ये मेरी फाइल बन जाएगी CSS। एक वे ये हो गया मेरा, ठीक है जी। दूसरा वे क्या है, नोट पैड से अगर बनाना है तो मैं नोट पैड ओपन करता हूं, नोट पैड, फाइल के ऊपर सेव के ऑप्शन पे जाएं, सेव करें, ये आ गया। फाइल का नाम रखें, मैं इसका नाम रखा हूं वेब स्टाइल डॉट CSS, और उसके बाद ये इनकोडिंग टैब UTF-8 रखें, और जिस लोकेशन पे सेव कर रहे हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूं ताकि आपको यहां पे सेम दिखे, डॉट सेव। अब मैंने इसको सेव किया है और मैं अपने आके, ये मेरी फाइल वहां पे बन चुकी है। अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे आके इस फाइल को, फोल्डर को रिफ्रेश करें तो ये देखें स्टाइल
ये देखिए वेब स्टाइल डॉट सी एस एस, ये और इस फाइल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलर ही टाइप है फाइल की। फाइल बनानी आप लोगों को आ गई है। अब हमने जाना है इसके अंदर सी एस एस कैसे करनी है। सी एस एस करने का सेम स्टाइल, क्योंकि हम लोग थर्ड टाइप में पहुंच चुके हैं एक्सटर्नल सी एस एस। इसका डिफरेंस क्या था, इसको विद एक्सटेंशन डॉट सी एस एस, तो हमारी इस फाइल की एक्सटेंशन क्या आ रही है, डॉट सी एस एस है। ओके जी, फाइल हमारी बन चुकी है। अगला काम है इस फाइल को लिंक करवाना है हमने अपने इस पेज के साथ, तो अपने इस पेज के साथ लिंक करवाते हैं। ठीक है जी, सिलेक्टर्स का तरीका, सिलेक्टर बिल्कुल सेम है। तो अब लिंक कैसे करवाएंगे हम लोग, तो लिंक करवाने का तरीका ये कि जिस मैं अपनी फाइल के ऊपर वर्क कर रहा हूं, तो मैं वर्क कर रहा था रिवियन डॉट एच टी एम एल पे, इसकी फाइल के अंदर हेड टैग के अंदर मैं लिंक का टैग लगाऊंगा। उस लिंक फाइल के अंदर मैं HERF के एट्रीब्यूट में अपनी फाइल का नाम लिखूंगा। अब वो फाइल का नाम क्या है जी, मेरा वेब स्टाइल कर लें या वेब डॉट सी एस एस कर लें, एक ही बात है। ठीक है, अगर विजुअल स्टूडियो में काम करें इसमें तो और भी अच्छा स्ट्रक्चर है कि आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाएं, आपके पास जितनी भी वो फाइल्स मौजूद होंगी सारों के फोल्डर्स वगैरह हर चीज शो हो जाएगी। आप अगर आपको यहीं भी आपकी फोल्डर फाइल मौजूद है तो वहीं सिलेक्ट करें। अगर किसी आगे फर्दर फोल्डर में है, जैसे रिकॉर्डिंग्स का फोल्डर है या किसी और फोल्डर में है, तो आप, मैं वेब डॉट सी एस एस मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरी फाइल इसके साथ अटैच हो चुकी है, मैं इसे सेव कर लूंगा। अब लिंक का टैग क्या करता है, हमारी एक्सटर्नल सी एस एस फाइल को अटैच कर देता है, तो ये वेब डॉट सी एस एस इसके साथ अटैच हो चुकी है। ठीक है, अब अटैच करने के बाद उसके अंदर मैंने सी एस एस करनी है, तो मैं ऐसा करता हूं बाय एलिमेंट, मैं करता हूं बॉडी को बैकग्राउंड कलर ग्रे। ये मैंने सेव किया और इसका प्रीव्यू आपको ठीक है जी। मैंने बाय एलिमेंट मैंने क्या कहा, मैंने एलिमेंट कौन सा यूज किया, बॉडी का। मैं आपको भी दिखा देता हूं। मैंने उसे कहा इसकी ये वाली फाइल मेरी अटैच हो गई है, मैंने वेब डॉट सी एस एस में जाके लिखी कि बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे दे, ये बॉडी का एलिमेंट हो गया। इसको मैंने कहा कलर दे दे, कौन सा, ग्रे। तो उसने क्या किया, उसको कलर जाके इंप्लीमेंट कर दिया, तो ये मेरा एक्सटर्नल हो गया। तो आप अगर चाहते हैं कि अपनी सारी सीएसएस ही एक्सटर्नल फाइल में रखें, तो मैं ऐसा करता हूँ, रिवियन के अंदर मैंने जितनी भी सीएसएस की हुई है, ये देख रहे हैं, ये जो मेरी जितनी भी सीएसएस हुई हुई है, जिसकी वजह से ये मेरे पास सारे स्टाइल्स आ रहे थे, ये बैकग्राउंड कलर तो मैंने वहां से किया, बाकी जितने स्टाइल आ रहे हैं, तो अगर मैं ये इंप्लीमेंट करना चाहता हूं अपने पेज में, तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल के टैग के अंदर मैंने जितनी सीएसएस की हुई है, इसको मैं यहां से कट करके या खत्म कर दूंगा और ले जाऊंगा अपनी वेब डॉट सी एस एस वाली फाइल के अंदर और सेव कर दूंगा। बल्कि अभी मैंने सेव नहीं किया, मैं जस्ट लेके गया हूं। अभी आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए स्टाइल के टैग से सारी चीजें खत्म हो गई हैं। इस फाइल को मैं सेव करता हूं और ये इस पेज को मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं। इस फाइल को अब स्टाइल से सर मैंने सी एस एस खत्म की और इसको रिफ्रेश, देखिए मेरी वो सारी सी एस एस खत्म हो चुकी है। ये इनलाइन सीएसएस का वर्क खड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने इंटरनल वाला सारा खत्म हो गया। अब जैसे ही मैं इस फाइल का लिंक, यानी कि मेरी सीएसएस कहाँ पड़ी हुई है, सारी यहाँ पे पड़ी हुई है, इसे भी मैं सेव किया और अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी सारी सीएसएस वर्क
इंप्लीमेंट हो चुका है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह से सीएसएस होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। जी, तो ये एक मैंने इमेज का टैग अप्लाई किया, इमेज सोर्स के अंदर इमेज का पाथ, और पाथ के बाद मैंने अल्टरनेट में क्या सेट किया, इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल अभी एचटीएमएल से इमेज ऐड किया और उसका मैंने डिस्प्ले जब निकाला है तो वो देखें इतना इमेज का साइज हाई क्वालिटी इमेज था, तो जिसकी बाद वो बहुत ज्यादा बड़ा इमेज था और मेरे पास हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार आ गया। कभी भी वेबसाइट के अंदर काम करते हुए आपके पास हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए, गुड अप्रोच में नहीं है। ठीक है, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो फिर ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं ठीक है, तो जनरल अगर आप खुद वेबसाइट बना रहे हैं तो इट्स मीन कि आपकी वेबसाइट सही तरीके से सीएसएस सही सेट नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पास हॉरिजेंटली स्क्रॉल, मेरे इमेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से ये इशू आया। तो फिर उसके लिए हमारे पास क्या है, अब हम वो देखते हैं। HTML, CSS image play an important role in our web page. Through it cannot be recognized to include lot image, but it's still important to use good image whether required. CSS play good role to control image display. अब देखिए ये मेरा जो इमेज है ये डिस्प्ले कंट्रोल नहीं है, क्यों, इसकी वजह से देखिए मेरा व्यू में क्या आ गया, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार, तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। तो इसके लिए वो क्या कह रहा है, सीएसएस। अब सीएसएस के अंदर क्या है, इमेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट एंड विड्थ को यूज करते हुए अपनी वर्किंग करेंगे। फिर आगे क्या लिखता है, द बॉर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एन इमेज इज यूज्ड टू सेट द विड्थ ऑफ एन इमेज। ठीक है, सेट द विड्थ ऑफ एन इमेज बॉर्डर, द प्रॉपर्टी कैन हैव वैल्यू इन लेंथ और इन परसेंटेज। आप उसे परसेंटेज में भी दे सकते हैं और उसको पिक्सल्स वगैरह में भी दे सकते हैं। उसकी एग्जांपल उन्होंने शेयर की है कि आप बॉर्डर अप्लाई कर दें, ठीक है, और आप उसको जिस तरीके का करेंगे वर्किंग, तो हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर, अब बाय हम लोग इमेज के ऊपर जो सीएसएस इंप्लीमेंट कर रहा हूं, मैं इंटरनली सीएसएस इंप्लीमेंट कर रहा हूं और वो मैं कर देता हूं बाय इमेज टैग। अब बाय एलिमेंट, उसका रीजन ये कि मेरे जितने भी इमेजेस लगाए जाएंगे तो उन सब के ऊपर वो सेम बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर देता हूं, तो बॉर्डर 5 पिक्सल इंसेट, और कलर कौन सा कर दें, मैं आप उसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ क्या हुआ है, बॉर्डर अप्लाई हो गया। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, मेरा इमेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, अगर उसका बैकग्राउंड वाइट भी है। ठीक है जी, कलर कोई और कर देते हैं, ब्लैक की जगह हम कर देते हैं ग्रीन या गोल्डन। ठीक है, ये देखें, ये ताकि ये थोड़ा सा शो भी इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा कर देते हैं, कुछ फ्रेम जैसी लुक लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको इस टाइप का परसेंटेज डाउन करके दिखाऊं तो देखें कुछ लग रहा है जैसे फ्रेम में लगी हुई है इमेज। ठीक है, कुछ फ्रेम जैसी लुक आ रही है ना, ये मैंने परसेंट इसका जूम कम किया है, अभी मैं 100% कर देता हूँ। अच्छा, बट ये मेरी स्क्रीन से इमेज छोटा है। ओके, तो उसके बाद हम फर्दर क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं वो आगे क्या कहते हैं। तो आप इसके अंदर जिस स्टाइल का आप चाहते हैं, डॉट डैश जिस तरह से भी चाहते हैं, आप उसी तरीके का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरीके का इमेज हाइट प्रॉपर्टी, एक हमारे पास सीएसएस की प्रॉपर्टी है हाइट, उसके जरिए हम क्या उसकी हाइट को भी मैनेज कर सकते हैं। वो इनलाइन कर रहा है, मैं इंटरनल कर रहा हूँ, डिफरेंस बस यही है। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि मैं यहाँ सेमीकोलन और यहाँ पे हाइट, हाइट कितनी कर दें,
500 पिक्सल। हाँ जी, कोई डिफरेंस है? नहीं है तो 600 कर लेते हैं। हाँ जी, फर्क है, फील हुआ है कुछ वर्क? ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं इसकी विड्थ भी बढ़ा दूं, तो सी एस एस हाइट प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं। हाइट से क्या होगा, उसकी हाइट यानी कि हॉरिजेंट हाइट इंक्रीज हो रही है, वर्टिकली उसकी हाइट जो है इमेज की वो बढ़ गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप परसेंटेज में देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट में जितना होगा उसी के हिसाब से, अगर आप उसको परसेंटेज में डाउन करते हैं तो उस हिसाब से वो डाउन होगा। उसकी एग्जांपल भी मैं आपको शो कर देता हूं। फॉर एग्जांपल इमेज को मैं पहले देता हूं 100%। ये इसकी 100% हाइट है, यानी कि जितनी इसकी एक्यूरेटली है। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं तो मैं इसे 150 कर देता हूं। तो अब क्या होगा, ये अपने इमेज से, और अगर इसको हाइट को कम करना चाहें, और इस तरीके से आपके पास विड्थ की प्रॉपर्टी पिक्सल में दें, परसेंटेज में दें, वो भी आपके पास वर्क करेगा। ठीक है, तो उसके लिए सीएसएस की प्रॉपर्टी है हमारे पास विड्थ, वो कर देता हूँ मैं 1300 पिक्सल। अब ठीक है, 1300 पिक्सल भी छोटी है तो मैं इसको 1400 कर देता हूँ। अभी भी कम है, मैं 1450 कर देता हूँ। हाँ, अप्रोक्सीमेटली ठीक है, बट इससे थोड़ी सी कम कर देते हैं, 40 कर देते हैं। ठीक है, बट थोड़ी और कम, 30। हाँ, अब ठीक है। देख रहे हैं दोनों साइडों से एक ही, इस साइड पे भी कुछ गैप आ रहा है, इस साइड पे भी। ये बेटा पैडिंग मार्जिन अप्लाई होते हैं उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये मैंने इसकी हाइट और विड्थ को सेट किया है। ठीक है, तो इमेज की प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास हाइट विड्थ है जिसको सेट करेंगे और वो हमारे पास अप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से कुछ और चीजें हमारे पास होती हैं, उन्हें कहा जाता है लिंक्स। लिंक के लिए होता है एंकर टैग, मैंने आप लोगों को यूज करवाया था कि अगर मैं एक एचटीएमएल फाइल से दूसरी एचटीएमएल फाइल पे जाना चाहता हूं तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टैग होता है एंकर टैग। उसके अंदर हम लोग फाइल का नेम सेट करते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज लिंक टू अदर पेज। यहाँ में मैं पाथ लिख देता हूँ सेकंड डॉट एचटीएमएल। ये हमारे पास एक फाइल बनी हुई थी सेकंड डॉट एचटीएमएल की। ठीक है, तो मैंने उसके साथ इसको लिंक करवा दिया। एंकर टैग इज यूज फॉर द नेविगेशन टू मूव ऑन अदर पेज। ठीक है, तो ए से एंकर टैग और एच आर एफ से, तो अब अगर इसके ऊपर मैंने सी एस एस करनी है तो बाय डिफॉल्ट मैं आपको दिखा दूं हमारे पास व्यू क्या आ रहा होगा। ये हमारे पास नीचे लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं दूसरी फाइल के ऊपर नेविगेट कर दूँ। ठीक है जी, इसको मैं टॉप पे लेके जा रहा हूँ इससे भी ऊपर, ताकि आपको क्लियरली दिखाया जा सके। ये देखिए यहाँ आ रहा है ऊपर टॉप पे। पहला काम मैं क्या करता हूँ, एंकर टैग का बैकग्राउंड कलर, सॉरी टेक्स्ट का कलर बढ़ा दूं। कलर
ब्लू एंड कलर भी हो गया। दूसरा काम कर देते हैं, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर देते हैं, रीडेबल हो जाए। ठीक है जी, ये एंकर टैग का मैंने कलर कर दिया अपनी मर्जी का। ठीक है, ये देखें दूसरे पेज पे नेविगेशन कर रहा है। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग आगे फर्दर अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, तो इसका अब द चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था एंकर टैग क्या है, लिंक्स क्या है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो लिंक के अंदर हमारे पास सीएसएस अप्लाई करने के लिए कुछ क्लासेस बनी हुई है, सूडो क्लासेस और सीएसएस की। वो है, एक है लिंक अनविजिटेड, यानी कि जो मेरे पास टाइम लिंक आ रहा है उसका स्टेटस अगर अनविजिटेड है, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सी सीएसएस होनी चाहिए। अगर विजिटेड है तो कौन सा कलर होना चाहिए, अगर हॉवर हो तो कौन सा कलर, और एक्टिव हो तो कौन सा कलर होना चाहिए। तो हम इसको अब डिस्कस करेंगे। तो उसको सीएसएस करने का वे क्या है। अब मैंने जब ये वर्क किया है तो ये मेरे पास सिंपल एंकर टैग के ऊपर वर्क हुआ है। और अगर मैं इसके ऊपर जाके एक और सीएसएस लिख दूं, ए कॉलन लिंक, ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं कुछ सीएसएस करता हूं तो मैं इसका कह देता हूं बैकग्राउंड कलर ब्लू। इस वक्त अनविजिटेड लिंक, यानी कि जिस टाइम मेरी वेबसाइट ओपन होगी तो उसका बैकग्राउंड क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। क्यों, इस वक्त ये लिंक है, अनविजिटेड है। अगर मैं इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज करूंगा तो वो मैं लिंक नहीं करूंगा, ठीक है, अनविजिटेड का कलर वो ब्लू ही रहेगा। ठीक है जी। और अगर मैं इसके ऊपर सीएसएस कर दूं विजिटेड, ठीक है, तो ये देखिए हमने यही तरीका अप्लाई किया, लिंक के ऊपर उसके कलर कर दिया तो उसने वर्क कर दिया। फिर उसके बाद अगर हम उसके ऊपर विजिटेड के ऊपर कलर कर देते हैं, ए कॉलन विजिटेड, मैं विजिटेड पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। और टारगेट, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि वो पेज ना रिफ्रेश हो जाता है और रिफ्रेश होने के बाद वो कलर हमारे पास नहीं आता, हमें रिफ्रेश नहीं होने देना है।
जी, मैंने क्या किया है, मैंने एक सी एस अनऑर्डर्ड लिस्ट अप्लाई की है। अनऑर्डर्ड लिस्ट अप्लाई करके उसके अंदर मैंने 3 सिटीज के नाम लिखे, और एक स्टाइल की प्रॉपर्टी है। हमने यूएल के ऊपर, क्योंकि हम यूएल अप्लाई कर रहे हैं, तो यूएल के अंदर हम लोग एक सीएसएस की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर दें, लिस्ट स्टाइल टाइप, इसके अंदर अगर आप इसको प्रॉपर्टी दे दें, फॉर एग्जांपल डेसिमल दे दें, ये मेरे पास लिस्ट मैंने यूएल अप्लाई की हुई है, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, तो ये देखिए मेरे पास उसने न्यूमेरिक वैल्यूज में शो कर दिया, यानी कि डेसिमल की वर्किंग। अनऑर्डर्ड लिस्ट से मैं ऑर्डर लिस्ट का वर्क ले सकता हूं बाय यूजिंग माय स्टाइल। अगर मैं इसके ऊपर अगर इससे अनऑर्डर्ड का स्टाइल बदलना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट है, डिस्क है, मैं लोअर केस, अल्फा, ग्रीक, लैटिन, ठीक है, और अल्फाबेटिक, ठीक है, स्क्वेयर। और अगर मैं नन कर देता हूं, तो मेरे लिस्ट का स्टाइल टाइप ही खत्म हो जाएगा, तो मेरे उसके कोई कैटेगरी नहीं रह जाएगी। ओके, मैं स्टाइल खत्म कर दिया। और अगर मैं इसको स्क्वेयर कर दूं, तो मेरे पास स्क्वेयर आ गया है यहाँ पे। ठीक है जी। तो आप अनऑर्डर लिस्ट से किसी भी तरह की स्टाइलिंग करवा सकते हैं थ्रू यूजिंग सीएसएस। फिर उसी तरह हमारे पास कुछ स्टाइल की टाइप्स हैं, ये आप लोग अप्लाई करके देख लेंगे। अनऑर्डर्ड की भी है, ऑर्डर की, डिफरेंट की भी है, बट मैं आप लोगों को शॉर्टली बता रहा हूँ कि आप लोग एक ही प्रॉपर्टी के साथ डिफरेंट कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई लाजमी नहीं कि हमें सारी लिस्टें याद करनी पड़े। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास पोजीशन। पोजीशन हमारे पास इसकी पॉसिबल है, नन है, इनसाइड है और आउटसाइड है। तो उसका डिफरेंस ये है कि नन कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट पे आ जाएगी, ठीक है, और इनसाइड कर देंगे तो इंटरनल सीएसएस की देख रहे हैं, जैसे आप लोग उसके अंदर पुश कर देते हैं, आउटसाइड है तो बाहर आ जाएगी, तो ये वर्किंग है। और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। पोजीशन इनसाइड, ठीक है, आउटसाइड, दो ही हमारे पास पॉसिबल, और तीसरी क्या है हमारे पास, नन। यानी कि आप इसको नेस्टेड करना चाहते हैं, तो ये देखिए मैं इसके ऊपर ही अप्लाई करके दिखा देता हूं। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, इनसाइड, आउटसाइड और नन। तो नन करेंगे तो उसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं होगी। मैं इनसाइड करके दिखा देता हूं, बाय डिफॉल्ट आउटसाइड ही होती है, ये आप देख लें। ठीक है, ये और अंदर वाली साइड पे आ गई है। अब मैं इसको आउटसाइड कर देता हूं। डिफरेंस दिख रहा है ना आपको? तो ये इनसाइड और आउटसाइड का बेसिकली डिफरेंस है जी। इनसाइड आउटसाइड दो ही इसके अंदर स्टाइल्स होते हैं, और एक नन है। फिर उसके अंदर इमेज प्रॉपर्टी है। इमेज प्रॉपर्टी का ये है कि अगर आप उसके अंदर लिस्ट स्टाइल के अंदर कोई इमेज लगाना चाहते हैं अपने पास, ठीक है, यानी कि बुलेट इमेज के तौर पे, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कोई इमेज पड़ा होना चाहिए छोटे साइज का, तो आप वो अप्लाई कर देंगे वो बुलेट इमेज के लिए। यानी कि यहाँ पे स्टार्ट में अगर कोई आप अपनी मर्जी का आपके पास छोटा सा कोई इमेज पड़ा हुआ है, तो मेरे पास कोई इस तरह का इस टाइम छोटा इमेज मौजूद नहीं है, अदरवाइज मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। यानी कि आप डिफरेंट देखते हैं ना एमएस वर्ड में, जैसे कुछ छोटे छोटे इमेजेस आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आपके पास इंपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका क्या है, जनरली आपने लिस्ट स्टाइल इमेज यूआरएल दे देना है उसका, और यूआरएल का आके आपने इसका पाथ लिखेंगे तो वो आपके पास अप्लाई हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं कि शायद हमारा ये इमेज वर्क करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इमेजेस, इमेज लग गया, बट बहुत बड़े साइज का तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये देखिए इमेज आ गया, ये इमेज आ गया, ये आ गया इमेज, ये टेक्स्ट नीचे, फिर इमेज, फिर टेक्स्ट। तो वो छोटे साइज के बिल्कुल टीनी इमेजेस होते हैं, वो हमें स्पेशल डिजाइनर से बनवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो इमेज आप यहाँ पे अप्लाई। ओके जी, ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को क्वेश्चनिंग तो नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसलिए इमेज लिस्ट स्टाइल इमेज खत्म कर रहा हूँ।
ठीक है जी, ऐसा करें सब लोग, पहले मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, सारे लोग मीटिंग रीज्वाइन करें।